अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़मीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़मीन आज की शो का टॉपिक हमारा है ईएनटी यानी एयर नोज़ एंड थ्रोट पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा दीगर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसाइल हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर। हमारे शो का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब आज हमारे शो का टॉपिक है ईएनटी यानी कि एयर नोज़ और थ्रोट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मौसम की तब्दीली की वजह से भी जी। होती हैं, तो कौन कौन सी कॉमन बीमारियाँ हैं जो नोज़ की होती हैं? देखिए जब जैसे आपने कहा ईएनटी ईयर नोज थ्रोट यानी नाक, कान और हलक, ये चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। इस बिल्कुल। वजह से इनको एक सेक्शन में रखा गया है, ठीक है, पूरा सेगमेंट है ईएनटी। इसीलिए जो कंसल्टेंट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो इन तीनों चीज़ों से मुताल्लिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो देख रहे होते हैं और इनकी आपस में कनेक्टिविटी है। सही। नोज़ की अगर हम बात करें तो कॉमन डिजीज़ में यानी आ जाएँ तो उसमें अलामात भी आ जाती हैं और वजूहात भी हो सकती हैं डायरेक्टली। जैसे कि नाक का बहना, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, रिनोरिया, रनी नोज़ होना, फ्लू के अंदर, कफ कोल्ड के अंदर कॉमन सिम्टम है। तो ये अलामत देखा जाए तो नाक की है क्योंकि रनी नोज़ है सॉरी। और ऐसी सूरत में वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी जो लाइनिंग है, एक्चुअली अगर इसको समझें कि नोज़, थ्रोट यानी हलक और कान, इनकी जो लाइनिंग है पूरी वो म्यूकोजल लाइनिंग कहलाती है। वो एक अलग सी झिल्ली है जहाँ से वो स्टार्ट और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ऐसी सूरत में होता क्या है कि कोई एक जगह इन्फेक्टेड हो या एलर्जी हो जाए तो उसके चांसेस होते हैं, क्योंकि झिल्ली कंटिन्यूटी में चल रही है, सब जगह से लिंक है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं दरिया पार करके जाना है, सब जगह पे कनेक्टिविटी है। तो ऐसी सूरत में अगर कहीं पे एलर्जिक के सिम्टम्स हों, कहीं इन्फेक्शन हो, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो दूसरे हिस्सों को भी इन्वॉल्व कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल कान में अगर है तो हलक में भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्प्रेडिंग वहाँ तक जा सकती है। नाक में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो हलक तक जा सकता है और कान तक उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये आपस में इस वजह से कोरिलेट करता है। तो नोज़ के जैसे आपने कहा कि क्या कॉमन डिजीज़ हैं, तो एक तो राइनाइटिस है यानी नज़ला हो जाना। अच्छा, इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। इसी तरह दूसरी जो है वो आप एक ऐसी डिफ़ॉर्मिटी यानी ज़ाहिरी शक्ली तौर पे प्रॉब्लम के होना जिसे हम डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं। नाक को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, बीच में एक दीवार है, वो दीवार स्ट्रेट होती है बेसिकली ना। अब ये दीवार में अगर बेंडिंग आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह बेंड हो जाए, तो एक साइड जो है वो छोटी हो जाएगी, एक साइड बड़ी रहेगी। इसी तरीके से सिर्फ बेंडिंग अगर इस शेप में हो, सी शेप में हो, एस शेप, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो नाक की हड्डी का बढ़ जाना जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली वो बेंडिंग होती है, बढ़ने से ज़्यादा वो बेंडिंग होती है किसी एक साइड पे, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हड्डी बढ़ गई हो। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेज़ल पॉलिप्स की हम बात करते हैं, यानी कि नोज़ के जो लाइनिंग, जैसे हम झिल्ली की बात कर रहे थे, उसके अंदर आउट ग्रोथ्स हो जाएं, यानी स्किन जो है वो जो अंदर की लाइनिंग है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से, एलर्जी की वजह से वो स्वेल अप होना शुरू हो जाए। जैसे चोट लगती है स्किन में, आपने देखा होगा कोई चीज़ जल जाए तो एक बर्निंग के बाद एक स्वेलिंग से होती है जिसमें पानी भी होता है। समझे, इसी तरीके की अंदर एक कोई चीज़ हो, बर्निंग नहीं हो रही लेकिन इन्फ्लेमेशन हुई और उसके अंदर फ्लूइड भरता चला गया, तो ऐसे बबल्स बन जाते हैं जिसे गोश्त बढ़ना कहते हैं नाक का। पॉलिप्स भी हो सकते हैं, इनकी भी वजूहात हैं, इनका भी इलाज है। इसी तरीके से नोज़ ब्लीड हो जाना, एपिस्टेक्सिस उसे हम कहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा नक्सीर जिसे कहते हैं, नक्सीर फूट जाना के खून बहुत कॉमन है, गर्मियों के सीज़न में भी होता है, कुछ लोगों को सर्दियों में भी मिलता है, बच्चों में ज़्यादा बल्कि ये कॉमन है। और एकदम से लोग पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि एकदम से इस तरह ब्लीड हो रहा है। तो ये इस टाइप की कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो नोज़ के हवाले से ज़्यादा रिलेटेड। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की नक्सीर फूट जाना, तो बहुत लोगों को ये कंप्लेन होती है, तो उस हालत में क्या करना चाहिए? देखें, वैसे तो नक्सीर फूटने की बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ तो लोकल हैं सही। और कुछ सिस्टमिक। यानी लोकल से मुराद ये है कि ज़ाहिरी तौर पे कोई इसके ऊपर नुकसान हुआ, किसी ने हिट कर दिया, चोट लग गई, तो ऐसी सूरत में क्योंकि जो सेप्टम है, जैसे बीच की दीवार है और उसकी झिल्ली है, बहुत नाजुक होती है,
तो अगर डैमेज हुई कोई ब्लड वेसल जो उसकी शरियानें हैं जो उस झिल्ली को एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, हर जगह पे ब्लड सप्लाई तो जा रही है, बिल्कुल तो वो चीज़ अगर रप्चर होगी तो ब्लीड कर जाएगा। सही। अच्छा, एक वजह ये है। दूसरी वजह एलर्जी की वजह से, कांस्टेंट अगर किसी को बार बार किसी को एलर्जीज रह रही होती हैं तो ऐसी सूरत में फिर उसमें भी नोज़ ब्लीड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा एक, जैसे अभी हमने कहा कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, जो सेप्टम डेविएट कर जाए, यानी जो दीवार है बीच की वो किसी एक साइड पर हो, मुस्तकिल तौर पर रगड़ लगती है, सांस आ जा रही होती है, वो हिस्सा ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं और ब्लीड हो सकता है। ओके जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या ये मौसम की वजह से होती है या ये जेनेटिक होती है? देखें, जैसे ये जो रीजंस हैं ना, ये तमाम रीजंस ही हैं जो मैं बता रहा हूँ जी, जी। कि इन वजूहात की बिना पे नोज़ ब्लीड हो सकता है। अब सीजनल इम्पैक्ट तो बहुत गर्मी की सूरत में, गर्मी में जैसे चीज़ें फैलती हैं इस तरह शरियानें भी फैलती हैं। तो अब अगर ब्लड वेसल्स फैल रही हैं और वहाँ पर कोई ऑलरेडी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा था, रगड़ थी, क्लीनलीनेस नहीं थी, एलर्जेंस थे, तो ये फिर ब्लीड की तरफ चला जाता है। ठीक है, कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो। जी जी, कौन बात हेलो। कर रहे हैं? जी, आवाज़ आ रही है आपकी? हेलो। हम आपको सुन मेरे ख्याल सकते से हैं। शायद- कौन बात कर रहे हैं? मैं फरहान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरहान सर, क्या सवाल है आपका? सर मैडम, मेरी सेहत जो है वो नहीं बनती, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, कुछ भी खाता पीता हूँ मैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 साल उम्र हो गई है और सेहत मेरी ऐसी है कि जैसे 20-22 साल के लड़के की एक होती है। अब वैसे एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेहत में किस चीज़ को ले रहे हैं? क्या आपसे चला फिरा नहीं जाता, आप बैठे रहते हैं, या आप दुबले पतले? कमजोरी है, मकसद कमजोरी है जिससे मैं काबिल नहीं है कि इतना भारी या कुछ भी मैं खाऊं, अच्छी से अच्छी चीज भी खाता हूं तो भी जिस्म पे नहीं लगती। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी हैं? चलना फिरना, भागना, घर के काम, हाँ, ये इन सब चीजों में सही हूँ डॉक्टर साहब, एकदम सही हूँ। मैं रक्षा चलाता हूँ, इतनी हार्ड वर्किंग करता हूँ, मकसद उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक सवाल पूछूंगा, आप पान या गुटखा या छालिया कोई इस्तेमाल करते हैं? हाँ, पान वगैरह मैं खाता था सर, लेकिन अब मैंने एकदम छोड़ दिया, ये लॉकडाउन से पहले से ही छोड़ चुका हूँ। ठीक है। अच्छा देखें, होता क्या है कि एक बात ध्यान में रखें, वैसे अगर आप एक्टिव हैं फरहान, आप भाग दौड़ अच्छी करते हैं, यानी आप फॉर एग्जांपल रिक्शा चलाते हैं, तो इसमें भी एक फिजिकल एक्सर्शन भी है, मेंटल भी होती है, जहनी तौर पे भी आपको एक प्रेशर होता है, और ये तमाम चीज़ें आप करते हैं। आपने कहा और खाते भी अच्छा है माशाल्लाह, तो ऐसी सूरत में, और आपने कहा कि आपका वजन ही बढ़ा, यानी आप दुबले पतले हैं, ऐसे ही है ना? 40 से ऊपर ही नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें कि एक दो चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है कि आप अगर अच्छा खाते पीते माशाल्लाह है और आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा तो कोई मसला नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। एक चीज़ है मेंटेन रहना, यानी इन 21 साल के अगर आप लग रहे हैं, आपने कहा 20, 21, 22 साल के और आपकी उम्र 30 साल है, लेकिन इसमें आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, स्किन सही है, क्लियर है, आपको कोई बज़ाहिर प्रॉब्लम नहीं है, बुखार नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर आप गुटखा खाते रहें या फॉर एग्जांपल पान, तो ऐसी सूरत में नुकसान एक चीज़ हो सकती है कि आपके जो आंतें हैं वो मुतासर होती हैं, क्योंकि ये चीज़ पेट में भी जाती है तो एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाती है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आप, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, ताकि अगर कोई मेडिसिन एडवाइस करनी हुई तो मैं आपको वो भी एडवाइस कर दूँगा। ताकत के हवाले से कोई अगर आप चाहेंगे तो वो भी हम आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूँगा। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब, बात करते हैं कान में अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, इनफैक्ट बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि कान में दर्द है, और सोते वक्त बहुत कंप्लेन करते हैं, तो वो क्या वजह है, क्यों होता है वो दर्द? देखिए, कान के भी की अगर हम बात करें, जो कॉमन पेन जिसे कहते हैं होना, ईयरिक होना, वो बहुत सिवियर होता है। अगर कहा जाए कान का पेन जो है और दांत का दर्द, ये दो जो है कहा जाता है बहुत ज़्यादा सिवियर है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो पहली बात ये है कि बच्चे जो हैं ख़ासतौर पर छोटे, वो आपको पता है कान में उंगली भी रख लेके जाते हैं, कोई जो चीज़ उनको मिल गई, चाहे वो पेंसिल हो गई, कोई भी हार्ड, इवन वो चीज़ भी, एक तो लोकल डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में कान में दर्द हो। लेकिन जो असल में कान के 3 हिस्से हैं ना, एक बाहर का हिस्सा है एक्सटर्नल लेयर जिसे कहते हैं, एक बीच का हिस्सा है जैसे मिडिल, और एक अंदर का। ये 3 पार्टीशंस टाइप के हैं कान में। तो जो बाहर का है, अगर वहाँ पे अमूमन ऐसा कम होता है कि बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए और पेन ज़्यादा हो, अमूमन जो मिडिल लेयर है हमारा, बीच का हिस्सा है कान का,
जिसमें एयर ड्रम आ जाता है और बोन्स आ जाती है, वहाँ पर अगर पेन होता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। ठीक है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत है कि एयर ड्रम का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, उसमें इन्फ्लेमेशन तो नहीं आ गई, जो कि यानी वाइब्रेट करता है हमारी साउंड वेव से। फिर उसके बाद बोन्स हैं अंदर, बोन्स के अंदर भी जो है वहाँ पर भी आपकी सिक्रीशंस हैं, उनके अंदर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सपोजर अगर हो, अगर एयर ड्रम रप्चर हो या उसमें लीकेज हो तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। वैक्स जो है कान का जो होता है, अमूमन क्या होता है कि हम सफाई जब करते हैं या पानी ऐसी चले जाए या जिनको खुश्की की शिकायत होती है, ऐसी सूरत में वो अगर कान में मुस्तकिल तौर पर पड़ती रहे तो ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो ये पूरी डक्ट होती है जो पर्दे से बाहर तक का हिस्सा है, उसके अंदर जो है प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। बाद ऐसा होता है कान में पीप आना जिसे आप कहते हैं, आवाज़ें नज़र आने लगती है, तो इन्फेक्शन की वजह होती है, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है जी, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, जिशान बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे ना एलर्जी प्रॉब्लम है। जी ठीक जी है ये अक्सर मौसम चेंज हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो ना, तो मुझे जो है ना छींके बहुत ज़्यादा मिकदार में आती हैं। ठीक है। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज है 24। 24 साल, यंग एज है माशाल्लाह। देखिए, मैं चाहूँगा कि आप खाना पीना अच्छा रखें। ऐसे खाने पीने की जब बात करते हैं तो ये मकसद नहीं होता खुदा ना खास्ता कि आप अच्छा खा पी नहीं रहे होते, मैं उस हवाले से नहीं कह रहा होता, लेकिन होता क्या है कि बाज़ चीज़ें हमें स्पेसिफिकली ऐसी चाह रहे होते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़े, तो ये बार बार जो एलर्जी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, नाक का बहना, नज़ला, ये चीज़ बेहतर हो। मिसाल के तौर पे आप ऑरेंज का इस्तेमाल बढ़ाएं, विटामिन सी आपको ताकि ज़्यादा पहुँचे। शिमला मिर्च होती है, इसका इस्तेमाल आप बढ़ाएं। ठीक है, यानी सब्जियों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और बाकी अगर इनकी ज़रूरत महसूस होती है तो हम फिर उसमें मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। ये जो एलर्जी अगर ज़्यादा किसी को होता है ना, जैसे कोई ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो उस सूरत में फिर हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें, मुझे ये काफ़ी पुराना मसला चल रहा है ना, इसलिए मैंने आपसे जी राब्ता जी किया। ठीक तो है, अगर ये इसकी कोई मेडिसिन वगैरह या कोई स्प्रे वगैरह मुझे आप सेंड कर दें बिल्कुल। या बता मैं दें। जिशान, मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें। मेरे पर्सनल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं कुछ ही देर में। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। शो के आधे घंटे बाद आप कॉल कर सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पे ENT यानी एयर, नोज़ एंड थ्रोट के हवाले से। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं शो पर लाइव। डॉक्टर साहब आपके मसाइल का इंशाल्लाह ज़रूर हल निकालेंगे। फ़िलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। प्रोग्राम में खुशामदीद। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन। बात हो रही है ENT पर। डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन जो एक है वो है साइनस, वो क्या है? देखिए, साइनस जो है बेसिकली ये तो एक नाम है। हमारे हॉलो कैविटीज़ हैं, स्पेसेस हैं, जो कि हमारे जो स्कल है उसको हल्का रखती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके सिर्फ हल्का रखने ही काम नहीं है, इस बोनी स्ट्रक्चर को यानी सर के हिस्से को, उसके साथ साथ ये कि रेजोनेंस भी प्रोड्यूस करती हैं, आवाज़ में गूंज भी पैदा होती है। और बेसिकली देखा जाए तो इनके एक फंक्शन और भी है कि ये पॉकेट्स हैं जहाँ से म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, और ये तमाम डक्ट्स की फॉर्म में एक जगह पे हलक की तरफ उतरती हैं, जो कि लुब्रिकेशन में भी मदद देती हैं। बाकी इसके डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है। ठीक है। अच्छा, 4 किस्म के साइनसेस हैं जो मौजूद होते हैं, जिसमें फ्रंटल हो गया आपका, मैक्सिलरी साइनस है, और इथेमॉइडल साइनस है, स्फेनॉइडल साइनस, ये नाम है इनके। जो बड़े साइनस हैं उसमें फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनस, ये सामने की तरफ और इस तरह ये माथे पे। ठीक है। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि ये क्योंकि इनकी डक्ट्स हैं जो कि ओपन हो रही हैं, ओपन कहाँ पे होती हैं, कुछ नाक के पिछले हिस्से की तरफ होती हैं, यानी हलक की तरफ, तो वो वहाँ पे ड्रेन कर रहे होते हैं मुस्तकिल। अगर ये डक्ट जो है, जो नाली है इनकी, वो बंद हो जाए, क्योंकि लाइट रखते हैं ना, हल्का वेट को हल्का किया हुआ है सारा सामने का, अगर यही सख्त होते, अगर सॉलिड बोन होती तो भारीपन होता, यही चीज़ अगर सॉलिड होती तो भारीपन होता। तो इनको कुदरत ने लाइट रखा है, हॉलो रखा हुआ है, लेकिन हॉलो में सिर्फ खाली ऐसे नहीं है, उनकी जो लाइनिंग है
वो झिल्ली वो एक डक्ट की फॉर्म बनाती है और वो डक्ट ड्रेन होती है। जब ये डक्ट यानी नाली जो है वो कनाल जो है बंद हो जाए तो ऐसी सूरत में अंदर फिर स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, शुरू में तो पेन भारीपन होगा। साइनस की अमूमन कंप्लेंट जब करते हैं लोग तो एक सिम्टम बड़ा। जी जी, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं नफीसा बात कर रही हूँ। जी नफीसा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा पोता है जी 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 2.5 साल का, जी लेकिन सर्दी पहले बच्चों में हो जाती है ना, जी जी तो नेबुलाइजर करते थे। तो ये इसका गले का जो सीने का हड्डा है ना, जो सामने का गर्दन का बोल रहे हैं क्या, जी ये जी ना बड़ा हो गया है। ये सामने जो हड्डी होती है, हाँ हाँ, ठीक है, ये बड़ी हो गई। तो अभी ठीक इसका है। मसले का हल किया है। उम्र कितनी बताई आपने? 2.5 साल। 2.5 साल है। अच्छा, अभी देखें, अभी तो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थूक का या खाना निगलने में, पानी निगलने में कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, परेशान नहीं हो। बाज़ औक़ात स्ट्रक्चरली तौर पे यानी शक्लन जो है वो कुछ लोगों की बोन बहुत वाज़े होती है, ठीक है, और ये वक्त के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब अभी जैसे इंशाल्लाह बड़ा होगा तो ये नॉर्मलाइज होने लगेगी। हाँ, अगर 5-6 साल की उम्र में जाके भी कोई ख़ास ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा वाज़े हो और कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, इवन अगर प्रोमिनेंट भी है और अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई अलामात नहीं है, तो उसमें भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई अलामात आती हैं जिसमें दबाव पैदा होना, निगलने में प्रॉब्लम होनी या सांस में कोई दिक्कत पैदा हो, तो ऐसी सूरत में फिर डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें और दिखा लें। वैसे भी अगर आप चाहें तो फिज़िकली तौर पे डॉक्टर को आप ज़रूर दिखा लें, जो भी आपके करीबी डॉक्टर्स हों, ENT के हों या नॉर्मल जनरल फिजिशियन भी इसको देख सकते हैं, तो वो आइडिया ज़रूर दे देंगे कि ऐसा कोई बज़ाहिर खुदा न खास्ता परेशानी की बात तो नहीं है। लेकिन जैसे आपने बताया कि कोई अलामात नहीं है, सिर्फ बोन बड़ी हुई है और अभी 2.5 साल उम्र है, तो इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत बच्चों के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन होती, प्रोमिनेंट होती है, कॉमन है ये चीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। तो साइनोसाइटिस की बात हो रही थी नाज़मीन के तो अब क्या होता है कि जब ये कनाल बंद हो जाए तो प्रोडक्शन तो अंदर से हो रही है उन सेक्रीशंस की। सही। वो सेक्रीशंस जो हैं वो फिर अब जगह नहीं मिलती बाहर जाने की, तो प्रेशर कॉज करते हैं। ठीक है। मैं कहता कि जिनको साइनस की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें एक जो जैसे कहते हैं ना कंप्लेन, उनकी शिकायत ये होती है कि जब झुकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सजदे में जा रहे हैं या रुकू में जा रहे हैं, तो बोझ महसूस होने लगता है। exactly। ये बोझ का मकसद ये है कि अंदर जो फ्लूइड है, जो अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, वो अपना वजन से प्रेशर बना रहा है और उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो शुरू में प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, बाद में यही चीज़ जो है वो एडवांस होके इवन रेडनेस आने लगती है। और यानी अगर मैं एसोसिएटेड बात करूं तो फीवर भी होगा और दर्द शदीद होने लगता है, दोनों तरफ हो सकता है, फ्रंट जहाँ पर है ये जिस जगह का साइनस ब्लॉक है उस जगह पे पेन होता है। ठीक है। कॉलर ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम वसीम है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब से ये पता करना है कि मेरी एज है 50 साल जी जी और मुझे जो है ये गले में मुसलसल जो है ना वो खराश रहती है और हवा लगती है। सर्दी हो या गर्मी हो, 12 महीने मेरे साथ यही रहता है और कानों में मेरे खारिश रहती है काफी, कानों के अंदर। ठीक अगर है। कोई दवा मुझे कान की दी जाती है, वो मैं अगर ड्रॉप अंदर डालता हूँ, ड्रॉप अंदर नहीं जा पाते हैं, वो ड्रॉप बाहर ऊपर ही मौजूद रहते हैं। अच्छा, और गले में मेरे मुसलसल जो है ना ये खराश रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हवा लगती है मेरे नाक के जरिए मेरे गले में और वो मुसलसल तकलीफ देती है। कभी अच्छा, कभी खांसी होती है आपको साथ में? नहीं, कभी कभार सर, बहुत ही कम, जो इतना नहीं है कि खांसी मुसलसल, वो कभी कभार, मतलब ज्यादा नहीं। अच्छा, जो आपके खराश का जो प्रॉब्लम आती है यानी आपको कान के अंदर की तरफ कहीं महसूस होता है? जी सर, कान के अंदर भी मुझे खारिश जो है ना महसूस रहती है और खासतौर पर नहाकर जब निकलता हूँ तो वो पानी जो है वो अंदर मुझे जो है ना वो उसमें खारिश रहती है। तो काफी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कॉटन बड यूज ना करूँ, लेकिन फिर तंग हो जाता हूँ। यानी वो खुद से खुलता नहीं है कान जिसे कहते हैं? जी नहीं, वो बंद ही रहता है। मतलब ये कि मैं दवा भी डालूंगा ना, वो दवा ऊपर ही रहती है, अंदर नहीं जाती। जी जी, ठीक है। अच्छा वसीम साहब, जैसे तो बेहतर ये है कि आप किसी ENT डॉक्टर को दिखाएं अगर पॉसिबल है, और इन केस अगर अभी जैसे लॉकडाउन सिचुएशन है नहीं कांटेक्ट होता तो खैर आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। एक चीज़ मैं एक जनरली बात करना चाहूँगा, इसमें जो मेन वजह जो मुझे समझ में आती है, जिस तरह आपने बताया अभी अपनी अलामात, कि ये जो नाली होती है जिससे जो कान से हलक को कनेक्ट करती है, इसको हम ये मिडिल एयर से आ रही होती है, कान के बीच के हिस्से से, इसको यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। तो ये जो यूस्टेशन ट्यूब है, बाज़ औक़ात इसमें ब्लॉकिंग हो अगर,
तो इस ब्लॉकिंग की वजह से, जैसे आपने कहा कि कान के अंदर पानी चला जाए तो खुद से क्लियर नहीं होता, बैलेंसिंग डिस्टर्ब होने लगती है, और मुस्तकिल अंदर से आपको ऐसा, क्योंकि आप खारिश अंदर से खुजा नहीं सकते ना, तो आपको एक प्रॉब्लम होती है, आप बार बार निगलने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं ताकि वहाँ से वो डक्ट क्लियर हो सके, तो डक्ट ब्लॉकिंग लगती है। इसमें मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन एडवाइस की जाती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर लीजिएगा मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है अस्सलाम वालेकुम। हेलो सबसे बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मैंने 2 सवाल डॉक्टर साहब से करना है। तो मेरा घर वाले के बारे में पूछा था, डॉक्टर साहब को मेरा सलाम देना। एक वो जब से मेरा बैठा हुआ उसके बाद उसके कंधे में दर्द हो रहा, मैंने उसकी ईसीजी भी कराया और उसके टेस्ट वगैरह भी काफी जगहों से कराया, लेकिन वो जो दर्द होते वो पीन होता रहता है। जब दवाई खाते तो जलन और दर्द खा, तो जब जलन वो दवाई नहीं खाते तो दर्द और जलन होते हैं। अब बच्चे की कितनी उम्र है? बच्चा तकरीबन डॉक्टर साहब होगा कोई 2 साल के करीब है। 2 साल के करीब है। तो उसको कंधे पे किस जगह पे दर्द हो रहा है? कहाँ पर? आप क्या, कौन से वाले, राइट है लेफ्ट? ये सर राइट साइड पे थोड़ा से कंधे से नीचे जो है जगह, जो गोश वाला जगह है, और एक ऊपर इस जगह पे जलन और दर्द होती है। अच्छा, ईसीजी भी कराया, वो कहते पटोगे तो एक्सरसाइज भी बताया, वो भी किया, और तकरीबन बहुत दवाइयां ईसीजी कराया था? ईसीजी ठीक है? ईसीजी में वो कह ईसीजी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा। और इसका वो जो दूसरा होते हैं गुर्दों वगैरह का टेस्ट वगैरह, वो भी बिल्कुल सही आया। कहते पटो का थोड़ा से कमजोर है, लेकिन जब दवाई खाते तो ठीक होते, जब दवाई छोड़ देते। अच्छा, कौन सी दवाई दे रहे हैं आप बच्चे को? बच्चे को तो नहीं, उसकी माँ का मैं कह रहा हूँ। अच्छा सॉरी, माँ का कह रहे हैं, सॉरी ठीक है। तो क्या दवाई दे रहे हैं? पेन किलर वगैरह तकरीबन काफी दवाई उन्होंने लिखी। लाहौर से मैंने मैं हॉस्पिटल से उसका करवाया था। उसके बाद फिर मैंने गांव में, हम पीछे मानसेरा के रहने वाले, वहां से मैंने उसको करवाया। अच्छा, मैं चाहूँगा फैज साहब आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, ठीक है? तो जो अलामात आपने बताई हैं, जो मेडिसिन वो खा रही हैं, ताकि मुझसे शेयर कर लें वो मेडिसिन। अगर कोई उसमें कमी बेशी हुई, इजाफा करना हुआ तो मैं एडवाइस कर दूंगा, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। परेशान होने की बात नहीं है। अमूमन जो है वो खाने की जो नाली है उसमें अगर सोजिश हो जाए, जैसे एसोफेजाइटिस कहते हैं, तो उसकी वजह से भी अमूमन पेन ऐसे होते हैं। बाकी मस्कुलर पेन भी हो सकते हैं, मसल्स में भी है, तो वो आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। कॉलर है एक और। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुझे ये डिस्कस करना था। मुझे कोई 6-7 साल से ना केरे का मसला है। किस चीज़ का? हल्का सा अगर नाक को हाथ भी लग जाता है तो छींकें आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है बिना खांसी के गले में बलगम आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये अमल कोई 10-15 मिनट जारी रहता है जी। तो नाक काफी लगता है जैसे काफी सेंसिटिव है। अच्छा, सेंसिटिविटी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी आसिफ साहब? 31 एज है। ठीक है। देखिए, ये बहुत कॉमन है इस तरह का सिम्टम जैसे आसिफ आपको आ रहे हैं। एलर्जिक जो है वो आपकी रिस्पांस ज़्यादा है, बॉडी की जो एग्रेसिव रिस्पांस है इसको थोड़ा कम किया जा सकता है मेडिसिन्स के थ्रू, और बाकी कुछ एहतियात आती हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें, जो भी ये कंप्लेंट्स हैं आसिफ ने जैसे कहा, और इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको ये एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, वो रूट कॉज मालूम करने की कोशिश किया करें कि किस वजह से आपको ये चीज़ बढ़ जाती है। सही। मैं अगर बहुत सारे पेशेंट्स की एग्जांपल दूं लोगों की, कि जो घर में अगर सिर्फ झाड़ू दिल रही हो ना, डस्टिंग हो रही हो, तो ऐसी सूरत में उनका जो बिहेवियर है बिल्कुल चेंज हो जाता है। बाद वक्त इतना ज़्यादा होता है कि वो आंखें भी लाल होने लगती हैं और रनी नोज़ हो जाती है। तो हमें फिर वो रीज़न तलाश करना होता है ताकि उसको ख़त्म किया जाए। मेडिसिन वक्ती तौर पे तो सप्रेस कर देंगी, लेकिन जब तक वो रीज़न ख़त्म नहीं होगा बार बार अपीयर होगा। ठीक है, तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा इंशाल्लाह इसके लिए। और डॉक्टर साहब, जो एलर्जिक होते हैं, आई थिंक उनको अपने घरों में कारपेट भी नहीं रखना चाहिए। कारपेट तो वैसे भी देखिए डिस्करेज करना चाहिए नाज़रीन। अमन जो है लोगों ने कर भी दिया है, और ये लोगों में ट्रेंड शुरू हुआ है कि फ़र्श को अब वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं उस एरिया को। जी ठीक है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? बिलाल हुसैन बात कर रहा हूँ मैं। जी, कराची से बिलाल हुसैन बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है? एक्चुअली मेरी एक सिस्टर है, 14 इयर्स के अराउंड उसकी एज है तकरीबन। छोटे होते हुए ना वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके बाद से वो लिसनिंग और स्पीकिंग उसकी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। मतलब 60 to 70% वो बोलती है और सुनती है। तो जी, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इंडस हॉस्पिटल से उसके हेयरिंग एड्स वगैरह भी लिए थे, लेकिन 2 से 3 महीने तक उसने हेयरिंग एड्स यूज किए। उसके बाद उससे भी एलर्जी होने लगी पहनने से। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये चीज कंफर्म करवानी है कि
कोई इस तरह की मेडिसिन वगैरह होती हैं जो इस ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं इन फ्यूचर? अच्छा देखिए, हियरिंग प्रॉब्लम आई है, ऑडियोग्राम करवाया उनका बच्ची का, तो पता चला है कि हाँ प्रॉब्लम है? जी जी हाँ, वो करवाया, उसमें प्रॉब्लम बताइए, टेस्ट होता है एक स्पीच थेरापी, जी 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 हाँ, लिसनिंग थेरापी, उसमें बताया गया है जी। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि वैसे बैलेंस बच्ची का सही है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, घर के काम वगैरह मतलब सब कुछ परफेक्ट है, बस और मैं भी ठीक है। मेरे ख्याल से बिलाल की जो कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन मैं सिर्फ बिलाल आपको ये बताना चाहूँगा, परेशान नहीं हो। एक तो पहली बात ये है कि जहाँ से भी ऑडियोग्राम करवाया है, ठीक है, ऑडियोमेट्री जिसे हम कहते हैं वो करवाई जाती है, तो ऑडियोमेट्री में एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी जगह से कराएं, उसका टेस्ट रिज़ल्ट सही हो। और फिर जो हियरिंग एड है, देखें हियरिंग एड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमूमन क्या होता है कि अब चाइना की भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो मैं अगर एक रफली बता रहा हूँ, जो 1200-1500 रुपये के हेयरिंग एड से लेके और 35 से 40,000 50,000 तक की हेयरिंग एड्स आती हैं। इनमें बड़ा वेरिएशंस है, ये चैनल वाइज होती हैं, कोई 4 चैनल है, कोई 8 चैनल्स हैं, कोई इवन जो है वो 24 चैनल्स तक, इसमें चैनल्स का हिसाब भी होता है, यानी किस हद तक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये जो आपके हेयरिंग एड्स हैं उनको उनकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। तो प्रॉपरली एक अच्छे सोर्सेज से आप करवाएं। इंडस्ट्री भारत नो डाउट एक रिलायबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे दोबारा चेक करवाएं, उनको ये कंप्लेंट, और अगर नहीं होता इन केस तो फिर आप मुझे कॉल कीजिएगा, जहाँ मैं जिन रिसोर्सेज को जानता हूँ तो मैं आपको वो एडवाइस कर सकता हूँ कि आप वहाँ जाके भी चेक करवा लें, ऑडियोग्राम के हवाले से, ऑडियोमेट्री के हवाले से। ठीक है, ठीक है। कॉलर ज्वाइन किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से एक चीज मालूम करें। डॉक्टर साहब, अगर किसी के कान में हल्का सा सुराख हो और दर्द भी हो, अगर कान को साफ रखा जाता है तो बेहतरी आती है, मामूली सा सुराख आप किस जगह पे कह रहे हैं? कान के पर्दे में? हाँ, कान के पर्दे में सर, वो जो सीधे हाथ की तरफ वाले कान में ना। जी तो जी, हमारे हैं जानने वाले, तो कभी कभी टीस सी भी उठती है और दर्द भी होता है और कभी ठीक भी रहता है। ये सूरत यार उस वक्त होती है जब वैक्स उसके अंदर आ जाता है। और दूसरी बात सर, ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज खुराक में लेनी चाहिए कि नकाहत कम से कम हो रोजे के बाद या अफ्तार के बाद, और पाँव में जरा ताकत भी रहे इंसान के। अच्छा, क्या चीज कम से कम हो इफ्तार के बाद? जरा दोबारा बताइएगा। नकाहत, ये जो अच्छा, कमजोरी सी महसूस होती है ना चलने में, ठीक है, तो ताकि सही से पढ़ सके। अच्छा, उम्र कितनी है इम्तियाज साहब? अब 50 है सर। अब 50। अच्छा देखिए, जैसे इम्तियाज साहब ने कहा, एक ये दो अलग चीज़ें हैं। एक तो आपने कान के हवाले से बताया कि एयर ड्रम जो है, जो होता है कान का पर्दा जिसे हम कहते हैं, अगर उसमें सुराख है तो उसको तो पहले हील उसको करवाया जाता है, उसको रिपेयरिंग करवाई जा सकती है। ठीक है, तो वो तो आपके ENT डॉक्टर आपको सही एडवाइस कर सकेंगे। और ऐसी सूरत में अगर फ़र्ज़ करें कि वो प्रेशर बिल्ट हो रहा हो तो क्लीनिंग खुद से अपने तौर पे अवॉइड करें, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एसेप्टिक नहीं होती चीज़ें और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जहाँ तक आपने कहा कि नकात तारी ना हो खाने के इफ्तार के बाद, वैसे तो बहुत थोड़े से रोज़े रह गए हैं, बहुत तेज़ी से रोज़े गुजरे हैं माशाल्लाह। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा भारी, मतलब कहते हैं ना ऑयली, बहुत ज़्यादा खा के और डंपिंग ना कर लें, थोड़ा थोड़ा खा लें। खाएं सब कुछ जो आपने बनाया है, इंशाल्लाह ज़रूर खाइएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। जो गैप रखेंगे तो फिर जो है ब्लड सप्लाई स्टमक की बढ़ेगी नहीं, तो नकात में फ़र्क आएगा। बट कोशिश करें जो भी खाएं हेल्दी खाएं, ज़्यादा ऑयली रोगनी खाना ना खाएं। यहाँ बात हो रही है ENT पे। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन। सर, अभी हम बात कर रहे थे साइनस के हवाले से, तो साइनस का कोई इलाज है? जी बिल्कुल, साइनस का इलाज है। पहले साइनस के जो कॉमन अलामात जब शुरू होती हैं, जिसमें जब भारीपन आना माथे की तरफ या ये चीक्स पे, तो ऐसी सूरत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम सबको एडवाइस करते हैं शुरू में डॉक्टर्स भी, और अब तो इवन मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी चीज़ें अवेयर हैं इस हवाले से कि स्टीम लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक अगर हम कॉलर भी साथ में ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? कराची से वहीद बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा 9 महीने का और वो ना मदर फीड भी ले रहे हैं जी,
जी जी। हो आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अबूजर बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, मेरी उम्र 17 साल है। जी जी। और मेरा कद नहीं बढ़ रहा, मेरी उम्र 17 साल है। और क्या हो रहा है आगे, आपने क्या कद बताया? नहीं बढ़ रहा। कद नहीं बढ़ रहा, ओके जी ठीक है। कितनी हाइट है आपकी अबूजर? जी मेरी हाइट है कम से कम 5 फुट तो है अंकल। ठीक है। अच्छा, आपके पेरेंट्स की हाइट जो है वो ठीक है? जी अब्बू की उम्र 5 फुट 5-6 इंच है, मेरी 5 फुट है। ठीक है तो अच्छा ठीक हो गया। और बाकी आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे हैं जिनकी हाइट 5'7", 5'6" या 5'8" हो? जी उनकी हाइट लंबी है, उन लोग की कद लंबे उनके। ठीक है। अच्छा, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए अब हाँ, अभी इसमें बस 2 चीज़ें सोचिएगा। एक तो ये कि आपकी उम्र 17 साल हो रही है। बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 2 साल आपके पास हैं, 2-2.5 साल मैक्सिमम की, जिसमें आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने अच्छी मिकदार में दूध का इस्तेमाल करना है ताकि कैल्शियम आपको अच्छे तरीके से जाए। ठीक है, सब्जियों में पालक हो गई और आलू का इस्तेमाल है, ये आपने करना है। फ्रूट्स के अंदर ख़ास तौर पे सेब और केले का इस्तेमाल आपने बढ़ाना है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्सरसाइजेज़ आपने ख़ास तौर पे करनी होंगी घर में, अगर आप नहीं जिम जा सकते या नहीं है तो ऐसे सूरत में एक बार आप घर में एक रॉड लगा लें अच्छी थोड़ी थिक टाइप की, और उसमें आप उसमें डेली जो है सुबह दोपहर जब आपको मौका मिले ईज़िली आप लटकें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे उतना बेहतर होगा। दूसरा ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं तो होपफुली। और बाकी कोई ऐसा मेडिसिन्स नहीं आती हैं कद बढ़ाने की, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ही जितनी जल्दी कद आपका बढ़ा सकेगी वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत आप किसी दवाई में पड़ें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं शास्ता बात कर रही हूँ नौगांव से। जी क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरे बड़े भाई जिनकी एज अबव 60 है जी। उनको 1 साल से ये साइनस हो रहा है और इतना ज्यादा है कि मुसलसल उनकी आवाज जैसे नस्ले में गूंजती है। टिपिकल एक आवाज होती है ना जी, तो वो मुसलसल उनकी है। और जब उनको प्रेशर ज्यादा होता है तो उन बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। ठीक है। और किसी तरह वो उनको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, रिलीफ मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, लास्ट जो अभी कोई मेडिसिन या कोई एंटीबायोटिक्स कोई इस्तेमाल करी उन्होंने? लास्ट में उन्होंने होम्योपैथिक को किया था स्टार्ट, और एक्चुअली वो रहते हैं नॉर्वे में। तो अभी जनवरी में पाकिस्तान आए हुए थे तो फिर यहाँ पे उन्होंने फिर उसको ट्राई किया होम्योपैथिक को, लेकिन मतलब किसी भी किस्म की मेडिसिन से उन्हें कोई फर्क नहीं है। अच्छा देखिए शाइस्ता, आप प्रोग्राम हमारा सुन भी रही होंगी कि और देख रही हैं कि हमें कोशिश होती है, हम बताते हैं कि आप उन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करवाएं। ठीक है, जैसे साइनस की हमने बात की तो साइनस में स्टीम के साथ साथ अगर नहीं ट्रीट होता, फॉर एग्जांपल खाली स्टीम से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसी सूरत में एंटी एलर्जीज और एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं चाहूँगा कि उनको एडवाइस किया जाए, मेरी तरफ से मैं उनको एडवाइस कर दूंगा, उनको एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स कराया जाएगा। क्योंकि क्रॉनिक असल में 2 साइनोसाइटिस की 2 वजह, एक एक्यूट है, एक अचानक होना और उसके सिम्टम्स और ख़त्म होगा, एक है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब ये है कि 6 महीने साल चल रहा है, ज़्यादा अरसे चल रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर हमें दवाई में मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं ताकि इसका ये जो क्रॉनिक जो काफ़ी अरसे से चल रहा है इसमें बेहतरी आए। ठीक है, तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन इंशाल्लाह एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और डॉक्टर साहब हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है आज हम इलाज के आप बता रहे थे, लेकिन कल भी हमने इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंटिन्यू करना है, तो हम इस पर कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जाते थे शॉर्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? बस देखिए ये है कि मैं जैसे कहता हूँ कि जब आप क्लिनिक पे जाते हैं ये बात जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं होता, ये एक्सपेक्ट नहीं किया करें डॉक्टर लाजमी दवाई लिखेगा। आपकी ये एक्सपेक्टेशन ये है जो बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी मेडिकेशंस भी आपको इस्तेमाल कराने पे मजबूर कर देती है। तो सिर्फ जाएं तो बाद अगर कोई मशवरा मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एडवाइस मिलती है, उसको फॉलो करें, वो भी बहुत ज़रूरी होती है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। कल भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज टाइम कम तो नहीं होता, लेकिन 1 घंटा किस तरह से गुजर जाता है पता नहीं लगता। कल भी हम इसी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग की तरफ से होंगे जो आप कल हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर। और जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, चंद ही रोज़े रह गए हैं। दुआओं में हमें, मेरी पूरी टीम को याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये कोरोना जैसे मर्ज से जो है, कोरोना सी वबा से निजात दिलाए जल्द से जल्द इंशाल्लाह। और कल भी आपसे होगी इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल पे मुलाकात। मुझे और डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।